साइंस एलियंस में जरूर मानता है। टाइमलाइन होती है जिसमें आपकी लाइफ चलती रहती है, आप उस टाइमलाइन पे चलते हो और अगर आप उस टाइमलाइन को एक्सेस कर लो तो आप टाइम में ट्रेवल कर सकते हो। मैंने एक टाइम ट्रेवल की मशीन बनाई जिसकी मदद से मैं पास्ट में जा सकता हूँ और वहाँ पर जाके मैं अपने दादाजी से मिलता हूँ जब उनकी शादी भी नहीं हुई थी। वहाँ पर जाके मैंने उनको गोली मार दी। तो अब सवाल ये उठता है कि उनको गोली किसने मारी, क्योंकि अगर अब वो मर चुके हैं तो मेरे फादर कभी पैदा नहीं हुए, मतलब मैं पैदा नहीं हुआ, और मैं पैदा नहीं हुआ तो मैं फिर पास्ट में जा नहीं सकता। स्टीफन हॉकिंस ने एक बार एक पार्टी अरेंज की थी फ्यूचर से आने वाले लोगों के लिए। गॉड पार्टिकल का पहले तो गॉड से कुछ लेना देना नहीं है। ओके। हम लोग हिग्स बोसॉन को गॉड पार्टिकल बोलते हैं। वो कहते हैं कि 51 के बाद में बहुत सारे लोगों को पता चल गया था, तो अभी अंदर ही अंदर एक टनल बनाई और सारी चीजें शिफ्ट कर दी गई किसी दूसरे एरिया में, जो भी उसका नाम हो। एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, हम लोग अभी भी टाइम ट्रेवल कर रहे हैं। एरिस्टोटल ने बोला था कि टाइम सबसे अनजानी चीजों में भी सबसे ज्यादा अनजानी चीज है। तो वर्म होल को लिटरली हम लोग स्पेस और टाइम में एक छेद की तरह मान सकते हैं। अभी तक जो लाइट वेव की तरह बिहेव कर रही थी, मेरा एक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन ने उसको डिस्टर्ब कर दिया, जिसकी वजह से अब वो पार्टिकल की तरह बिहेव करने लग गई। स्वागत है क्षितिज आपका हमारे शो द डिकोड शो में। थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए। और मुझे लगता है आज का हमारा पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि बचपन से ही ये जो चीज़ें होती हैं, यूएफओज, डार्क मैटर, गॉड पार्टिकल्स, इन सब में हमारा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें क्लैरिटी नहीं है कि एग्जैक्टली ये हैं क्या, ये कैसी दिखती हैं, कैसी होती हैं। तो एक हमारे मन में हमेशा क्यूरियोसिटी रहती है कि यार ये कैसी होती होंगी, कैसी दिखती होंगी। तो उसके लिए हम डिस्कवरी पहले आता था, काफ़ी ज़्यादा उस पर शोज़ होते थे यूएफओ से रिलेटेड, एलियन से रिलेटेड, वो हम देखते रहते थे। सो आई होप वही सारी चीज़ें होंगी जो आपको कहीं ना कहीं से एक कीड़ा पैदा किया होगा मन में कि यार ये चीज़ ना मुझे करनी है, इस पर कुछ काम करना है, देखना है क्या होता है, राइट? हाँ, बचपन में तो ऐसे शोज आते थे, डिस्कवरी, नेट जियो और यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस आ जाते थे जिनकी वजह से एकदम दिमाग फैसिनेटिंग सा हो जाता था कि क्या होते एलियंस, हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, यूनिवर्स का क्या वजूद है। और ऐसे कुछ ऐसे फैसिनेटिंग से क्वेश्चन, फिलोसॉफिकल से क्वेश्चन आते थे जिसकी वजह से पहली बार ये इंटरेस्ट डेवलप हुआ। बिल्कुल। और स्टार्ट करते हैं हम अपना सबसे पहले टॉपिक से, क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आई थिंक वो हम कवर नहीं कर पाएंगे जल्दी। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मल्टीवर्स से। तो मल्टीवर्स का कंसेप्ट जैसे बहुत जगहों पे यूज़ होता है, वेदास में भी यूज़ होता है, किसी भी रिलीजन में जाओ तो वहाँ भी यूनिवर्स की बात होती है, मल्टीवर्स की बात होती है। अगर साइंस के नज़रिए से देखें, साइंस का ग्लास लगा के अगर हम देखें, तो मल्टीवर्स एग्जैक्टली है क्या, और क्या इसके होने की संभावनाएं हैं, या आप कह सकते हो इसका कुछ प्रमाण है हमारे पास? सबसे पहले मैं ये बोलूंगा कि इसके होने की बिल्कुल संभावनाएं हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज इसके होने की संभावनाएं हैं इसका मतलब ये नहीं कि ये होता है। अगर मैं प्योर साइंस के हिसाब से बताया जाऊं तो मल्टीवर्स की हम लोग बात करते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स करके एक फील्ड होती है जहां पर हम लोग लाइट और मैटर को बहुत ही छोटे स्केल में स्टडी करते हैं। उसकी वजह से हम लोग ये कह सकते हैं कि मे बी मल्टीवर्स होता है। काफ़ी बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं जो मल्टीवर्स के फेवर में है। ऐसा क्यों होता है, मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ। बिल्कुल। मान लीजिए कि आपने एक कॉइन टॉस किया और आपको एक हेड्स मिला उसमें, तो एक ऐसा यूनिवर्स भी बनेगा जहां पर उस कॉइन में टेल्स आ रहा है। या फिर अगर आपने एक पासा फेंका और आपको उसमें 6 मिल रहा है, तो ऐसे 5 अल्टरनेट यूनिवर्स और बनेंगे जहां पर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा और 5 भी आएगा। ओके। तो यहां पर बात ये हो रही है कि हर एक वो एक्शन जो हम यूनिवर्स में ले रहे हैं, हमारी यूनिवर्स में तो एक्शन हो गया, लेकिन ऐसे अलग अलग इनफाइनाइट और यूनिवर्स बनते जा रहे हैं जहां उनके अल्टरनेट एक्शंस होते जा रहे हैं। ओके। अब मल्टीवर्स को समझने के लिए मार्वल का आइडिया तो ले सकते हैं, हालांकि मार्वल को मैं बहुत प्रमोट नहीं करता टाइम ट्रेवल और मल्टीवर्स के आइडिया में, बट उन्होंने जैसे बताया था कि इतनी सारी पॉसिबिलिटीज थी जिसमें एक पॉसिबिलिटी में एवेंजर्स जीत रहे थे, वैसा ही हम लोग मल्टीवर्स में कह सकते हैं कि आउट ऑफ इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हमारी यूनिवर्स में एक पॉसिबिलिटी चल रही है, और वो जो अलग अलग पॉसिबिलिटीज है वो अलग अलग यूनिवर्स में चल रही है। तो यहां से मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट साइंस बता रहा है। लेकिन मैं फिर से बोलूंगा कि ये चीज मैथमेटिक्स अच्छे से बता रही है, बहुत साइंटिस्ट फेवर करते हैं, लेकिन इसका अभी तक हमको कोई प्रमाण नहीं मिला है, कोई प्रूफ नहीं मिला है, बस ये एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जिस चीज़ की भी जितनी प्रोबेबिलिटी होती है होने की, उतने ज़्यादा यूनिवर्स होते हैं उससे रिलेटेड, और उतनी जगह पे वो इवेंट्स हो रहे होते हैं। सपोज अगर जैसे आपने एक नॉर्मल डाइस का एग्जांपल दिया, एक पासे का एग्जांपल दिया कि इसमें 6 फेसेस होते हैं, तो 6 तरह के इवेंट्स उसमें हो सकते हैं, और वो 6 इवेंट हो रहे होंगे 6 यूनिवर्स में। अगर इस इवेंट में आपका 5 आया है, तो बाकी भी जो नंबर्स बचे वो सारे किसी ना किसी यूनिवर्स में आ रहे होंगे, और उससे रिलेटेड जो पॉसिबिलिटी बन रही होगी उस गेम में, आप जीत रहे हो या हार रहे हो, क्या डिफाइन होता है, वो भी अलग अलग ब्रांचेस में बन रही होगी, वो भी इवेंट्स चल रहे होंगे, राइट?
एग्जैक्टली इसी तरीके से। और ये तो अभी मैंने पासों के हिसाब से बताया। अब सोचिए हर एक सेकंड हम क्या क्या डिसीजन ले रहे हैं। जैसे अभी मैंने डिसीजन लिया कि मुझे पानी पीना है, लेकिन मैं ये भी डिसीजन ले सकता था कि मैं चाय पीऊं या कॉफ़ी पीऊं या फिर मैं कुछ और करूं या मैं उठ के चला जाऊं या फिर मैं इस पॉडकास्ट में ना आऊं। देयर वर इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑप्शंस दैट आई कुड हैव टेकन, और इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चीज़ों के लिए एक अलग अलग यूनिवर्स बनता जा रहा है। ओके, सो हर सेकंड इनफाइनाइट यूनिवर्सेस बनते जा रहे हैं। मतलब यूनिवर्स पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, जो आपका एक्शन है उसके बेसिस पे वो बनता जा रहा है, राइट? कुछ ऐसा। हाँ, तो इसको हम लोग थोड़ा फिजिक्स के टर्म से टेक्निकली Right. देखा जाए तो हम लोग पार्टिकल्स के मोशन, पार्टिकल्स के बिहेवियर के बारे में बात करते हैं। अब पार्टिकल्स के मोशन की कुछ प्रोबेबिलिटी होती है। क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग चीज़ों की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। तो एक प्रोबेबिलिटी वाइज चीज़ यहाँ तो हो गई, लेकिन उसके कहीं और होने के भी कुछ चांस है, उसके कहीं और होने के भी कुछ चांस है। तो उस प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ये भी चांसेस है, ये भी चांसेस है, ये भी चांसेस है। उसके बेसिस पे हम लोग अलग अलग यूनिवर्सेस के बारे में बातें करते हैं। सो बचपन में हमने एक चीज सुनी थी कि आपके ही जैसे इस धरती पे 7 लोग और हैं। आई डोंट नो, उस टाइम पे मल्टीवर्स उतना हमें नहीं पता थी चीजें, तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहोगे? ये क्या चीज थी एग्जैक्टली? ये मैंने भी सुना था, हम लोग याद बात करते थे इस बारे में, बचपन में खेलते थे तो एग्जैक्टली। लेकिन मुझे नहीं लगता कि एकदम ये ज़रूरी है। हालांकि मैं एक स्टोरी बताता हूँ। इंस्टाग्राम पे मुझे एक पर्सन ने मैसेज किया था, पोर्चुगीज पर्सन था, और उसने बोला था कि हम दोनों लुक अलाइक है, हम दोनों एकदम एक जैसे दिखते हैं। उसने अपनी फोटो भेजी। आई थिंक कोइंसिडेंटली हो सकता है, बट ये 7 नंबर एक बहुत ही रॉ आइडिया है और मुझे नहीं लगता इसका कोई साइंटिफिक बेसिस है। मुझे भी वही बचपन की वो कहानियां ही लगती हैं। बट एक चीज़ और होती थी, देजा वू जिसे हम कहते हैं। उसमें क्या होता था कि आपको कभी कभी ऐसा लगता है, सपोज आप अपने ऑफिस में हो या आप रोड पे कहीं चल रहे हो या किसी पहाड़ पे कहीं घूमने जा रहे हो, आपको लगता है कि ये जो पूरा सीरीज ऑफ इवेंट है, आप वहाँ पे आए, वहाँ पे चीज़ों को देख रहे हो, फील कर रहे हो, ये पहले भी कहीं हो चुका है। सो आपको लगता है इसमें कहीं मल्टीवर्स की एग्जिस्टेंस का ये कोई एक सबूत है या कुछ उससे रिलेटेड चीज़ें हैं ये? नहीं, ये मल्टीवर्स के होने का बिल्कुल सबूत नहीं है। इसके मैं 2 रीज़न देता हूँ। पहला, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से। साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ये जो ब्रेन है, ये किसी भी तरीके से मल्टीवर्स की कोई भी चीज़ को एक्सेस नहीं कर सकता। हम लोग बाधित हैं। किस तरीके से एक्सेस करेगा? या तो कोई तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आएगी, कोई इंटरेक्शन होगा, कोई ना कोई चीज़ आएगी जो हमारे ब्रेन को बताएगी। वो चीज़ नहीं हो सकती। तो Okay. साइंटिफिकली ये नहीं होता है। अब देजा वू एग्जैक्टली क्या है, उस बारे में बताने से पहले मैं ये बताऊंगा कि हमारे अंदर एक चीज होती है, सबकॉन्शियस बायस। यानी कि अगर 10 चीजें हो रही होंगी, उन 10 चीजों पे मैं ध्यान नहीं दूंगा, लेकिन एक चीज जिसके बारे में पहले से सोच रहा था, वो चीज मुझे दिख गई, मेरा ध्यान तुरंत उस पर चला जाएगा। अब इसको थोड़ा अगेन प्रोबेबिलिटी के हिसाब से देखते हैं कि हमारे दिमाग में ऑलरेडी कुछ चल रहा है या फिर ऐसा हम लोगों को लग रहा है कि ऐसा कुछ हो रहा है दिमाग में, ऐसा थोड़ा बहुत आइडिया पहले से है और उससे रिलेटेड इवेंट हो गया। मैथमेटिकली थोड़े बहुत चांसेस तो हैं ही इसके, और उस केस में हमको लगता है यार ये तो लग रहा है कि पहले हुआ है। अब ये एक्सपीरियंस वाली चीज़ है जिसकी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा इससे इमोशनल हो जाते हैं, हम लोग इसको बहुत मेटाफिजिकल क्वेश्चन की तरह लेते हैं। लेकिन अगर बहुत प्योर लॉजिक और साइंटिफिकली देखा जाए ना, तो इट्स जस्ट अ सबकॉन्शियस बायस। एटलीस्ट मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कहती है। सो एक अगली चीज़ आती है पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़। जैसे आपको कभी लगता है कि आपका कोई पीछा कर रहा है या आपको कोई देख रहा है कुछ काम करते हुए। सो इसमें भी अगर हम बात करें मल्टीवर्स की, तो मल्टीवर्स से क्या कि इसका कोई कनेक्शन है जो भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं? सबसे पहले हम लोगों को ये समझना जरूरी है कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी हम किससे एसोसिएट कर रहे हैं। हम लोग पैरानॉर्मल एक्टिविटी करते हैं घोस्ट से एसोसिएट, भूतों के साथ। लेकिन भूतों के बारे में समझते हैं कि हम लोग कैसे टाइप के भूतों की बात कर रहे हैं, क्योंकि भूतों को भी लोग बहुत अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। बिल्कुल। तो चलिए क्लासिक एग्जांपल लेते हैं कि कोई इंसान मर जाता है और उसकी आत्मा भटकती है। अगर वो भटक रही है तो फिर वो इसी दुनिया में भटक रही है, ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो इसी दुनिया में भटक रही है। अब जब भी वो कुछ ऐसा एक्शन लेगी जिससे हमको पैरानॉर्मल एक्टिविटी दिखेगी, जैसे कि ये ग्लास एकदम से हिलने लग जाना या फिर कुछ अजीब सी चीज़ होना, तो हम साइंटिफिक वे में इस चीज़ को देखते हैं कि यहाँ पर कुछ फोर्स लग रहा है, कुछ फोर्स लग रहा है, यानी कि कोई एनर्जी है जो कि यहाँ पर लग रही है। लेकिन फिर वो एनर्जी आ कहाँ से रही है? क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं, बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। वो तो कहती है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये एनर्जी आ कहाँ से रही है? ऐसा इवेंट अगर हमको होते हुए दिखता है जिसकी एनर्जी को हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, उस बेसिस पे हम लोग फिर भी कह सकते हैं कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज है। हालांकि मेरा पर्सनल बायस ये है कि नहीं होती है। जहां पर भी हमको ऐसी एक्टिविटीज होती हुई दिखती है, वहां हमेशा कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन मिला है कि ऐसा क्यों हो रहा है, और जहां नहीं मिला है वहां पर ढंग से रिसर्च नहीं हुई है। तो वाइल अगर ऐसी चीज होती हुई दिख रही है, सो दिस कैन बी एन एविडेंस फॉर पैरानॉर्मल एक्टिविटी। हम लोग उस ऑप्शन के लिए भले ही ओपन हो सकते हैं, लेकिन साइंटिफिकली उस चीज को बहुत ज्यादा रिगार्ड नहीं दिया जाता।
अब मैं दूसरे एस्पेक्ट में आता हूँ, मल्टीवर्स में। अब जैसे आपने डेजावू के बारे में पूछा या फिर पैरानॉर्मल एक्टिविटी का मल्टीवर्स से रिलेशन पूछा, तो हमको ये जानना जरूरी है कि सबसे पहले मल्टीवर्स हो गया या फिर दूसरे यूनिवर्सेस की हम लोग जो बात कर रहे हैं, ये हम लोगों को लगता है ऐसा होता है क्योंकि हमको प्योर मैथमेटिक्स हमको ये बता रही है कि ऐसा हो रहा है। लेकिन जस्ट बिकॉज मैथमेटिक्स हमको बता रही है, इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ एकदम से हो जाए। इसका एक एग्जांपल देता हूँ। हम लोग 10th क्लास में 9th क्लास में एक पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बेसिकली एक्स को हम लोग सॉल्व करते हैं, उसके 2 सॉल्यूशन निकलते हैं। Right. अब फिजिक्स में भी हम लोग कोई चीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वहां उसके 2 सॉल्यूशन निकलेंगे, बट रियलिटी में हकीकत तो एक ही हो सकती है। बिल्कुल। तो मतलब मैथमेटिक्स ने एक जो आंसर दिया वो गलत है और एक सही है, तो हमेशा इसके चांसेस होते हैं कि मैथमेटिक्स एक जो आंसर दे रही है वो गलत हो। तो इस केस में ये भी हो सकता है कि अगर मैथमेटिक्स बता रही है कि मल्टीवर्स होता है तो वो एक्चुअली में एक राइट आंसर नहीं है। लेकिन हम लोग कंफर्मली तब तक नहीं कह सकते जब तक हम लोग डिस्प्रूव नहीं कर देते, टेक्निकल टर्म से फॉल्सिफाई नहीं कर देते कि मल्टीवर्स होते हैं। जब तक वो नहीं बोल पा रहे तब तक ये बोलना एकदम रिडंडेंट होगा। तो पॉसिबिलिटी है, बट मेरा पर्सनल बायस उस तरफ है नहीं। और आई गेस मल्टीवर्स और ये सारी चीज़ें फैसिनेट करने के लिए अच्छी हैं और दिस इज साइंटिफिक, बट अब इसका कोई प्रूफ नहीं है। सो आई थिंक बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें अभी रिसर्च नहीं हुई है। आई थिंक उस डायरेक्शन में शायद रिसर्च होगी तो आज से आने वाले 50-100 साल में कई सारी चीज़ें और नई नई पता चलेंगी। सो बट अभी तक जब तक नहीं पता चली है तब तक हम उसमें बहुत सॉलिड नहीं कह सकते कि हाँ ये चीज़ एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। सेम उसी में एक चीज़ आ जाती है ऐसे ही यूएफओज़ का क्रेज़ अब आई थिंक थोड़ा सा कम हो गया है। बीच में काफ़ी आई थिंक 10 साल पहले की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा हुआ करता था और हर एक वीडियो बनाने वाला कंटेंट क्रिएटर यूएफओज़ पे वीडियो बनाता था और बोलता उसको नासा से रिलेट करता था कहीं ना कहीं, राइट, कि नासा भी देख के चौंक गया, इस तरह से थंबनेल्स होते थे। तो मुझे ये समझना है यूएफओ को अभी आज की डेट में अगर करंटली बात करें तो साइंस किस नज़रिए से देखता है। एक तो ये क्वेश्चन है, इसी में एक और क्वेश्चन जुड़ा था कि यूएफओ देखने वाली जो घटनाएं होती हैं वो ज़्यादातर यूएसए में क्यों होती हैं। मतलब वहीं के स्टोरीज आएंगे, आप डॉक्यूमेंट्री भी देखोगे, लोग अपनी स्टोरी सुनाते रहेंगे डॉक्यूमेंट्री में कि हमने देखा ऐसा था, मुझे कोई उठा के ले गया इस जगह से, मेरी कार अचानक से रुकी और बहुत लाइट आई, वहाँ से मुझे किसी ने उठा के वो लेते गए और मुझे याद नहीं फिर क्या हुआ, बहुत कुछ मेरे साथ किया जा रहा था, मुझे ब्लरी विजन है, कुछ ऐसा वैसा है। तो ये दोनों क्वेश्चन मैं चाहता हूँ आपको आंसर करने के लिए, बट सबसे पहले उठाते हैं पहला वाला, यूएफओज को साइंस किस नज़रिए से देखता है। तो यूएफओ जो होते हैं अनआइडेंटिफाइंग फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, ये हम लोग माना जाता है कि अगर यूएफओ होंगे तो उससे एसोसिएटेड कोई एलियंस होंगे। साइंस एलियंस में जरूर मानता है, और जब मैं कहता हूँ साइंस मतलब मेजॉरिटी ऑफ साइंटिस्ट, क्योंकि साइंस के बोलने से साइंस को एक पर्सन नहीं है कि साइंस ये मानता है या नहीं मानता है। साइंस में भी बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज होते हैं, कुछ साइंटिस्ट मानते हैं, कुछ साइंटिस्ट नहीं मानते हैं, बट बहुत सारे साइंटिस्ट मानते हैं कि एलियन एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन उन सब में भी ज्यादातर ये मानते हैं कि उस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते जैसे हम लोग देख रहे हैं। हो सकता है वो एक पत्थर के फॉर्म में हो, लेकिन वो एलियन हो, हम लोग उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे। हम लोग किसी प्लेनेट पे जाएंगे, उसको एक पत्थर की तरह देख के ये तो एक पत्थर है छोड़ देंगे, लेकिन एक्चुअली में हो सकता है कि वो एलियन हो। तो साइंस एलियन के बारे में जरूर बात करता है, साइंटिफिक जो आइडियाज है वो एलियंस के बारे में जरूर बात करते हैं। लेकिन अब यूएफओ पे आ जाते हैं, ये जो अनआइडेंटिफाइंग फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स है, ये सारी चीजें इतनी क्रेडिबल नहीं मानी जाती है। टाइम टू टाइम अभी यूएसए में ही कई नए विसल ब्लोअर्स आते हैं जो अपने आप को कहते हैं कि हम लोगों ने यूएफओ देखा था, हम यूएस की आर्मी में काम करते थे, हमने ये देखा था, और हमेशा यही चीज आ जाती है। एरिया 51 आई थिंक, राइट, एरिया 51 भी काफी था। उसके ऊपर तो इतने ज्यादा यूट्यूब पे तो भर भर के उसके ऊपर वीडियोस मिल जाएंगी। एरिया 51 ये अबे 52 भी आ गया शायद, आई थिंक बोलते 51 से शिफ्ट हो गई ये चीजें। एरिया 52 या 51 है या कुछ ऐसा है। वो कहते हैं कि 51 के बारे में बहुत सारे लोगों को पता चल गया था, तो अभी अंदर ही अंदर एक टनल बनाई और सारी चीज़ें शिफ्ट कर दी गई हैं किसी दूसरे एरिया में, जो भी उसका नाम हो, और वहाँ पे ये सारी एक्टिविटीज़ अभी भी हो रही हैं। प्रॉब्लम ये है ना कि ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरे दिमाग में कुछ भी क्रिएटिव आइडिया है, कुछ भी है, मैं एक वीडियो बना दूंगा डिटेल में, जिसमें मान लीजिए कि बहुत लोगों को देखने में इंटरेस्टिंग लग रहा है, मैंने बहुत अच्छा थंबनेल सब बना दी, और वो वीडियो वायरल हो गई। लेट्स से अगर वो वीडियो 1 लाख लोगों ने देखी है, उसमें से अगर 50,000 लोग भी मेरी बात मान जाते हैं, वो 50,000 लोग किसी और को बोलेंगे, उन 50,000 लोगों में से मान लीजिए 200 कंटेंट क्रिएटर है, वो वीडियोस और बनाते हैं, तो आइडिया और वायरल होता है। तो यहाँ पर मेरे अकेले के एक गलत आइडिया के सोचने से किस तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो गई। तो यूएफओ को लेकर एग्जैक्टली यही हो रहा है। जब हम लोग कहते हैं कि नासा भी चौंक गया, ये चौंक गया, मुझे भी याद है ये नासा का टर्म तो ऐसा हो जाता था कि कुछ भी साइंटिफिक बोलना है
तो नासा बोल दो, भले ही नासा उस पर काम उस पे करता है या काम नहीं करती करता। है, नासा को कोई मतलब नहीं है खेती से और इन सारी चीज़ों से। अगर उसमें भी कुछ हो रहा है तो नासा भी चौंक गया ये ट्रैक्टर को देख के, कुछ भी मतलब रैंडम ही बनाते थे। सो सही बात है, अभी हमें कुछ ऐसा सॉलिड इसका प्रूफ नहीं मिला है। और इसी चीज़ से एक रिलेटेड मूवी है इंटरस्टेलर, जिसमें टाइम ट्रेवल की बात की गई है और काफ़ी अच्छे से उसमें दिखाया भी गया है कि बेसिकली आप जो बता रहे हो मल्टीवर्स वाला कॉन्सेप्ट जो है वो भी थोड़ा बहुत टच किया है, बट उसमें दिखाया है कि टाइम लाइन होती है जिसमें आपकी लाइफ चलती रहती है, आप उस टाइम लाइन पे चलते हो और अगर आप उस टाइम लाइन को एक्सेस कर लो तो आप टाइम में ट्रेवल कर सकते हो, आप जाके देख सकते हो कि हाँ इस टाइम पे क्या हो रहा है, इस टाइम पे क्या हो रहा है। तो बहुत अच्छे से उसको आई थिंक विजुलाइज किया गया इस चीज़ को। तो अगर बात करें टाइम ट्रेवल की, तो क्या टाइम ट्रेवल पॉसिबल है? एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, हम लोग अभी भी टाइम ट्रैवल कर रहे हैं। एट दिस वेरी मोमेंट हम लोग टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन वो किस तरीके का टाइम ट्रैवल मैं बताता हूँ। एक्चुअली साइंटिफिकली हम लोग टाइम डायलेशन बोलते हैं। इसका मतलब ये है, आपके लिए, मेरे लिए, इस दुनिया में कोई भी मटेरियल है उसके लिए टाइम अलग अलग स्पीड में फ्लो कर रहा है। लेकिन अभी राइट। क्या हुआ है, आपका कुछ वेट होगा, मेरा कुछ वेट होगा, थोड़ा सा डिफरेंस होगा, लेकिन ऑर्डर ऑलमोस्ट सेम है, दोनों का 100 किलो के अंदर होगा। चलिए बिल्कुल। बढ़ा लेते तो भी 1000 किलो के अंदर आएगा या 1 लाख किलो के अंदर आएगा। तो ये इतना कम डिफरेंस होता है जिसकी मदद से हम लोग ये डिफरेंस मेजर नहीं कर पाते हैं। जिस चीज़ का जितना ज़्यादा भार होगा उस चीज़ के लिए टाइम उतना स्लो मूव करेगा, या फिर जो चीज़ जितनी स्पीड में मूव करेगी उसके लिए टाइम उतना स्लो मूव होगा। यानी कि एक पर्सन जो किसी बुलेट ट्रेन में बैठते हुए जा रहा है उसके लिए टाइम स्लो मूव कर रहा है कंपेयर टू अस। लेकिन हमको ये क्यों नहीं पता है, क्योंकि हम लोग उसे मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत छोटा सा स्केल है। अभी उसी ट्रेन की स्पीड बढ़ा देते, लाइट की स्पीड के आसपास कर देते हैं। ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं कि हमारा 1 साल, जो हम लोग को 1 साल लग रहा है, उस ट्रेन के अंदर वालों के लिए 1 हफ्ता भी फील नहीं हो उनको। राइट, अगर या वो लाइट की स्पीड के अगर उन्हें पास मिल जाती, हाँ के लाइट, पास हाँ लाइट की स्पीड तक तो जा ही नहीं सकते, बिल्कुल वो तो पॉसिबल नहीं अलाउड ही नहीं साइंस में। है। हाँ। लेकिन अगर उसके पास ऐसा भी हो सकता है कि वहां पर उन लोगों को 1 हफ्ता फील हो रहा है, यहाँ पर 100 साल निकल गए। तो जब हम लोग टाइम ट्रैवल की बात फिजिक्स में करते हैं तो हम लोग बेसिकली टाइम डायलेशन की बात करते हैं। मतलब कि दो ऑब्जर्वर्स या दो लोगों के बीच में जो टाइम का फ्लो है उसका डिफरेंस। इसका मतलब यह है कि मैं पास्ट में सच नहीं जा सकता, और जो मैं फ्यूचर में जा रहा हूँ, फ्यूचर में जाना बस यही है कि मेरे लिए टाइम अब स्लो मूव कर रहा है। तो ऐसा हो गया कि मेरे दुनिया में आसपास सब कुछ फास्ट फॉरवर्ड में मूव कर रही है राइट। और मैं एकदम स्लो मूव कर रहा हूँ। और क्योंकि मैं स्लो मूव कर रहा हूँ तो अब मुझे ऐसा इफेक्ट फील हो रहा है जैसे कि मैं फ्यूचर में जा रहा हूँ, लेकिन मैं, मेरे लिए टाइम उतना ही फ्लो होगा। जस्ट बिकॉज मुझे 1 हफ्ता लगा, बाहर 100 साल हो गए, मेरे लिए 1 हफ्ता ही रहेगा, बाहर के लोगों के लिए उतना ही टाइम रहेगा। ओके। ये बहुत ही पेचीदा सा कॉन्सेप्ट है कि कैसे काम कर रहा बट है। इसमें ये पॉसिबल नहीं है कि कोई फ्यूचर से ट्रैवल करके हमारे टाइम में आ रहा हो, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है, उल्टा नहीं जा सकते हो आप, ऐसा आप कह रहे हो? तो चलिए मैं आपको ग्रैंडफादर पैराडॉक्स के बारे में बताता राइट हूँ। राइट। तो मान लीजिए कि मैंने एक टाइम ट्रैवल की मशीन बनाई जिसकी मदद से मैं पास्ट में जा सकता हूँ, और वहां पर जाके मैं अपने दादाजी से मिलता हूँ जब उनकी शादी भी नहीं हुई थी, मतलब मेरे फादर भी पैदा नहीं हुए थे, और वहां पर जाके मैंने उनको गोली मार दी। तो अब सवाल ये उठता है कि उनको गोली किसने मारी, क्योंकि अगर अब वो मर चुके हैं तो मेरे फादर कभी पैदा नहीं हुए, मतलब मैं पैदा नहीं हुआ, और मैं पैदा नहीं हुआ तो मैं फिर पास्ट में जा नहीं सकता। लेकिन राइट। अभी मैं पास्ट में जाके उनको मार के आ रहा हूं। तो ये एक पैराडॉक्स अजीब सा क्रिएट हो रहा है कि ये तो हो ही नहीं सकता है, जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं कि पास्ट में जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां पर पैराडॉक्स क्रिएट हो जाता है। इसलिए हम लोग फ्यूचर से पास्ट में आने की चीज मना करते हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज, स्टीफन हॉकिंस का नाम सुना होगा आपने, बिल्कुल। बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे। स्टीफन हॉकिंस ने एक बार एक पार्टी अरेंज की थी फ्यूचर से आने वाले लोगों के लिए। उन्होंने क्या किया था कि पार्टी अरेंज की, और वो जो इनविटेशन था, वो इनविटेशन पहले, हम लोग क्या करते हैं, किसी को इनवाइट करते हैं तो पहले इनविटेशन दे देते हैं। उन्होंने इनविटेशन पहले नहीं दिया, उन्होंने इनविटेशन बाद के लिए रखा, ये सोच के कि अगर कोई फ्यूचर से आने वाला है तो बाद में उसको इनविटेशन पहले ही पता चल जाएगा, और अगर वो पास्ट में आ सकता है तो फिर वो मेरी पार्टी में आएगा। अनफॉर्चुनेटली कोई नहीं आया। ओके, एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है और मैंने कई लोग से ये बात की है, बट मुझे एक सॉलिड आंसर नहीं मिला। टाइम एग्जैक्टली है क्या? ये बहुत, क्योंकि टाइम की अगर मैं बात करूं तो अभी मैं आपका वेट कर रहा था पॉडकास्ट के लिए, तो ये 1 घंटे का ड्यूरेशन काफ़ी मुझे लंबा लग रहा था, बट मेरे अभी फ्रेंड आए थे, उनसे मैं बात कर रहा था और बात करते करते कब आधे घंटे निकल गया मुझे पता नहीं चला। तो टाइम की ये टेंडेंसी क्यों होती है, जब आपको कोई अच्छी चीज़ जिसमें आपका मन लग जाए तो टाइम बहुत तेज़ निकलता है, और जब आप किसी चीज़ में बोर हो रहे हो या आपके मन की चीज़ ना हो तो टाइम इतना ज़्यादा लंबा लगता है। तो क्या एग्जैक्टली टाइम है क्या? क्या हर जगह टाइम सेम है? लोग कहते थे जब कुछ भी नहीं था तो टाइम भी एग्जिस्ट नहीं करता था, स्पेस में टाइम एग्जिस्ट नहीं करता है।
तो इस पे साइंस का क्या मानना है? तो ये जो टाइम की चीज़ है, ये पहले तो बहुत मिस्टीरियस सी चीज़ है। बहुत पहले एरिस्टोटल ने बोला था कि टाइम सबसे अनजानी चीज़ों में भी सबसे ज़्यादा अनजानी चीज़ है। तो टाइम की मिस्ट्री तो बहुत ही बड़ी चीज़ है, लेकिन आपने इसमें 2 एस्पेक्ट भेजे कि ऐसा क्यों लगता है कि कभी-कभी हमको सेम टाइम बहुत ज़्यादा फ़ील होता है, कभी-कभी सेम टाइम बहुत कम फ़ील होता है। एक एस्पेक्ट तो ये है कि जब हम लोग प्योर फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो हमारा परसीव करना इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन वहाँ पर हम लोग किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट को, किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं और उस ऑब्जेक्ट के बेसिस में वो 1 घंटा ही रहेगा। ठीक है? अगर वो सेम कंडीशन है, सेम मोशन है, तो वो 1 घंटा ही रहने वाला है। तो क्वेश्चन आता है कि हमको अलग क्यों लग रहा है? जब हमारे एनवायरनमेंट में कुछ चेंज नहीं हो रहा है, वी आर फॉर श्योर लाइक कि एनवायरनमेंट में कुछ चेंज नहीं हो रहा है। बिल्कुल। और इसके ऊपर फिर थोड़ा-सा बायोलॉजी आ जाती है कि जब भी हम लोग किसी चीज़ में एंगेज रहते हैं, हम लोग टाइम को इतना ज़्यादा पर्सीव तो करते हैं, लेकिन इतना ध्यान नहीं दे पाते क्योंकि हम लोग अलग-अलग एक्टिविटीज़ में एंगेज रहते हैं। तो हमारा ब्रेन कंटिन्यूअसली गैप को फिल करता रहता है। जो टाइम क्रिएट हो रहा है, उस गैप को कंटिन्यूअसली फिल करता रहता है। हम लोग ये बात कर रहे हैं, ये पॉइंट कर लिया, ये वर्क कर लिया, सब कर लिया। तो हम लोग एंगेज रहते हैं, जिसकी वजह से हम लोग उस गैप को अच्छे से पर्सीव नहीं कर पाते। जब हम बोर हो रहे होते हैं, तो हमको इंगेज करने के लिए कुछ होता नहीं है। राइट। एंड क्योंकि इंगेज करने के लिए कुछ नहीं होता है, तो वो जो कंटिन्यूअस गैप हो रहा होता है, वो कंटिन्यूअस गैप के ऊपर हम लोग मेजर कर रहे हैं। अच्छा अब 1 सेकंड हुआ, अच्छा अब 2 मिनट हो गए, अच्छा अब 3 मिनट हो गए। कंटिन्यूअसली वहां पर फोकस कर रहे हैं। सो मेरे हिसाब से यही एक बायोलॉजिकल पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है। बाकी फिजिक्स के हिसाब से तो वो दोनों टाइम सेम रहने वाले हैं। सो एक और कंसेप्ट आता है कि अगर आपको टाइम में ट्रेवल करना है, तो वहाँ पे एक चीज़ होती है वर्म होल। वर्म होल के थ्रू आप टाइम में ट्रेवल कर सकते हो। बेसिकली एक छोटा सा कह सकते हो डोर खुल जाता है, जिसके थ्रू आप एक टाइम से दूसरे टाइम में जा सकते हो। और बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं, हम आगे भी उस क्वेश्चन पे आएंगे, ब्लैक होल से भी रिलेटेड है ये सारी चीज़ें। बट अभी पहले वर्म होल को टच करते हैं कि एग्जैक्टली वर्म होल बनता कैसे है, कब बनता है, किसी ने देखा भी है या नहीं देखा है अभी तक, इसकी कोई कोई भी घटना ऐसी जिसमें वर्म होल का यूज़ करके हमने टाइम ट्रेवल किया हो, या कोई भी पॉसिबिलिटी ऐसी आपको दिख रही है कि जिसमें साइंटिस्ट इस चीज़ पे काम कर रहे हैं और उन्हें कुछ सॉलिड ऐसा मिल गया कि हाँ अब हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं वर्म होल्स का यूज़ करके? तो सबसे पहले वर्म होल बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। और जैसा कि आपने बताया, ये तो बताता ही है कि हम लोग स्पेस में एक छेद कर सकते हैं। तो वर्म होल को लिटरली हम लोग स्पेस और टाइम में एक छेद की तरह मान सकते हैं। अब वर्म होल कैसे बना सकते हैं, इसका एक पॉसिबल आइडिया देता हूँ। लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर नाम का एक बहुत बड़ा पार्टिकल एक्सीलरेटर है, जहाँ पर हम लोग पार्टिकल्स को बहुत ही स्पीड में घुमा के आपस में टकराते हैं। उनके टकराने से बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक प्रोसेस होते हैं। इसी चीज़ को अगर मैं स्पेस में 2 पार्टिकल्स या फिर 2 लाइट को बहुत ही इंसेनली हाई एनर्जी में मैं उनको घुमाता रहूँ, उनको एक्सेलरेट करके एक सिंगल पॉइंट पे उनको टकरा दूं, तो वो सिंगल पॉइंट पे इतनी ज़्यादा एनर्जी क्रिएट हो जाएगी कि वहाँ पर एक वर्म होल क्रिएशन की पॉसिबिलिटी है। और जैसे वहाँ पर वर्म होल होगा, तो क्या होगा, वहाँ पर स्पेस में छेद हुआ। स्पेस में छेद होने का मतलब है टाइम में छेद हुआ, और स्पेस और टाइम में छेद होने का मतलब है कि अब जब मैं उस पोर्टल से निकलूंगा बाहर, तो मैं कुछ ऐसी जगह पे पहुंच जाऊंगा जो कि अलग स्पेस तो होगा ही, अलग रीजन तो होगा ही, वो अलग टाइम में भी पहुंच सकते हैं। अब वर्म होल को भी इंटरप्रेट करने के बहुत सारे तरीके हैं। कुछ लोग कहते हैं शायद पास्ट में जा सकता है, कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग केवल यूनिवर्स के अंदर ही कहीं और जा सकते हैं, कुछ लोग कहते हैं मे बी मल्टीवर्स में चले जाए। तो ये भी आइडियाज है। एग्जैक्टली कौन सा है कोई भी प्रूवन नहीं है, लेकिन इतनी एनर्जेटिक प्रोसेस हम लोग अभी तक बना नहीं पाए जिससे हम लोग वर्म होल क्रिएट कर सके। अब आपने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा कि क्या हम लोगों ने साइंस में किसी भी तरीके से इसको देखा है। कई साल पहले एक थ्योरी आई थी कि हम लोग क्वांटम मैकेनिकली एक ऐसा फिनोमिना देख रहे थे जिसको हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। तो उसका एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन निकला कि मे बी वहाँ पर छोटे स्केल में वर्म होल बन जा रहे हैं, और वर्म होल बनने से वो एक्स्ट्रा पार्टिकल्स वहाँ पर आ जा रहे हैं। ओके। वो अलग बात है, आज के टाइम में साइंटिस्ट उस थ्योरी को इतना मानते नहीं है, बट उस टाइम पे वर्म होल का आइडिया बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था कि वर्म होल की वजह से देखो पार्टिकल फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स में एक फिनोमिना एक्सप्लेन हो जा रहा है। तो ऑल्दो देयर आर सम आइडियाज जो कि वर्म होल्स के बारे में बहुत डिटेल में बात करते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने मल्टीवर्स के बारे में बोला, ये सारे आइडियाज बहुत फैसिनेटिंग से हैं, लेकिन अभी तक प्रूव नहीं है। हालांकि मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि ये जो मैंने आपको एनर्जी वाली चीज़ बोली है, इसको अगर हम लोग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से कोलाइड करवाए, सो आई गेस देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वर्म होल बन सके। बट हियर इज अ कैच ये है कि अगर वर्म होल हम लोगों ने बना भी दिया, एक ऐसा माउथ ओपन हो भी गया वर्म होल का, उसके अंदर हम लोग नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि उसका माउथ ओपन नहीं होगा। उसका माउथ ओपन होगा एक ऐसे टाइप के मैटर से जिसका मास नेगेटिव में है।
नेगेटिव मास की कोई चीज़ कैसे हो सकती है? एग्जैक्टली, नेगेटिव मास की कोई चीज कैसे हो सकती है, यही तो Right. क्वेश्चन है। नेगेटिव मास हम लोग इमेजिन ही नहीं कर सकते, बिल्कुल, बट जस्ट बिकॉज हम इमेजिन नहीं कर सकते इसका मतलब ये थोड़ी है ना कि नहीं होता है। बिल्कुल। तो एग्जॉटिक मैटर हम लोग इसे कहते हैं फिजिक्स में। तो अगर हम लोग एग्जॉटिक मैटर जिसका मास नेगेटिव में होता है वो कहीं से ले आए, अगर वो होता है तो हम लोग थियोरेटिकली ये वर्म होल को ओपन रख सकते हैं और फिर शायद हम लोग उसके थ्रू ट्रैवल कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इसमें थोड़ा सा ऑफ टॉपिक एक क्वेश्चन है जो मैं इससे थोड़ा कनेक्ट करना चाहता हूँ कि कई लोग हम देखते हैं ऐसे जो फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं कि आपके फ्यूचर में ऐसा होने वाला है, आप आईएएस का एग्ज़ाम क्रैक करने वाले हो, या इस तरह से कोई कोई चीज़ें बताते हैं। और वो सिर्फ ऐसा नहीं किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन की मैं बात कर रहा हूँ, हर जगह आपको ये दिख जाएगा जो कहते हैं कि मुझे फ्यूचर दिखता है, मैं टाइम में ट्रेवल कर सकता हूँ, फ्यूचर देख सकता हूँ, बता सकता हूँ कि आपका आने वाला टाइम कैसा होगा। तो इसकी कुछ पॉसिबिलिटी है? फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के भी अगेन मैं दो पर्सपेक्टिव दूंगा। एक तो है साइंटिफिक जो बहुत सिंपल सा है, मैंने एक बॉल को फेंका, राइट। मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ मैथमेटिकली कि ये बॉल कहाँ जाके गिरेगा, कितनी देर में गिरेगा, कितनी वेलोसिटी से गिरेगा, प्योर फिजिक्स की मदद से। मैं भी तो अभी फ्यूचर कैलकुलेट कर रहा हूँ, बट ये जो फ्यूचर कैलकुलेट कर रहा हूँ इसका एक प्योर मेथड है जिसको मैं कंटिन्यूअसली वेरीफाई कर सकता हूँ। राइट। और इसको मैं वेरीफाई कर सकता हूँ इसलिए मुझे पता है कि ये चीज़ होगी। अब यहाँ पर हम लोग जिनकी बात कर रहे हो एस्ट्रोलॉजर्स की बात कर रहे हैं, और मेरी पूरी लाइफ में जो एक चीज़ को लेकर मैं श्योर सबसे ज़्यादा वो ये है कि एस्ट्रोलॉजी पूरी तरीके से गलत है। अगर कोई कह रहा है कि बहुत कंट्रोवर्शियल, बहुत कंट्रोवर्शियल है, बट मैं बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड पॉइंट रखता हूँ इसके ऊपर, क्योंकि मैं एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स की फील्ड में आता हूँ। तो हम लोग प्लैनेट्स के मोशन, स्टार्स की स्टडीज बहुत डिटेल में करते हैं, और जब हम लोग ये चीज़ें स्टडी करते हैं डिटेल में तब पता चलता है कि एस्ट्रोलॉजिकल मेथड्स गलत है। जैसे कि ज्योतिष की बात करते हैं तो ज्योतिष के टोटल 3 पार्ट है, उसमें जो गणित वाला पार्ट है, गणित वाला पार्ट अच्छा है काफ़ी, मैथमेटिकली आर्यभट्ट ने और इन लोगों ने जो भी कैलकुलेशन की थी वो बहुत बढ़िया तरीके से थी। बहुत सारे लोग ये क्लेम करते हैं कि जो हम लोग ज्योतिष की बात करते हैं, एस्ट्रोलॉजी करते हैं, ये प्रॉपर साइंटिफिक भी नहीं है और हमारे यहाँ ग्रंथों में भी इतना माना नहीं गया है, ये बाद में इंट्रोड्यूस हुआ ये सारी चीज़ें। अब इससे भी बहुत सारी स्टोरी से कई लोग कहते हैं कि ग्रीक से ये सारा कल्चर आया एस्ट्रोलॉजी वाला, कि फ्यूचर प्रेडिक्शन वाला। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो ऑलरेडी ग्रंथों में इतने इतने सारे आचार्य लोग हैं वो लोग खुद मना करते हैं कि ये चीज़ नहीं होती है इस तरीके से। जो मैथमेटिक्स वाला ज्योतिष है वो बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। आर्यभट्ट के ऊपर मैंने डिटेल में काफ़ी सारी चीज़ें स्टडी की हुई है कि उन्होंने कितने कमाल तरीके से प्लैनेट्स की स्टडी को किया है। उन्होंने पहले ही बता दिया कि सोलर एक्लिप्स और ये सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं। लेकिन जो चीज़ गलत है वो गलत है। अब मैं साइंटिफिक बेसिस भी देता हूँ। साइंटिफिक बेसिस ये है कि जो कैलकुलेशन बताई जाती है वो कैलकुलेशन बहुत ही सूडो साइंटिफिक होती है, मतलब उनका कोई बेसिस नहीं होता, उनकी कोई ढंग से ऐसी मेथडोलॉजी नहीं होती है जो कि ये बता पाए कि एग्जैक्टली ये सारी चीज़ें होंगी। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर बस ऐसे बोल दिया जाता है कि आपके साथ ये होगा वो होगा। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे आए हैं जो पहले टीवी पे एस्ट्रोलॉजी की न्यूज़ बताते थे या फिर यूएस में काम करते थे, जिन्होंने बाद में गिल्ट में जाके बोला कि हम लोग बेवकूफ़ ही बना रहे थे लोगों को। अच्छा। और उसमें उन्होंने तरीके बताए, जैसे एक बहुत ही फेमस चीज़ है बार्नम इफेक्ट। बार्नम इफेक्ट ये कहता है कि अगर मुझे आपके बारे में कुछ बोलना है तो मुझे आपके बारे में कम से कम 20 से 25 चीज़ें बोलनी पड़ेंगी। 20 से 25 चीज़ें मैं पहले आपकी बॉडी लैंग्वेज को एनालाइज करूंगा, मैं आपके बारे में थोड़ा सा समझूंगा और उसके बेसिस में 20 से 25 मैंने कमेंट्स किए। अब होगा ये कि 20 से 25 कमेंट्स के बीच में आप 1-2 चीज़ें उठा लेंगे, और वो जो 1-2 चीज़ें उठा लेंगे, आप अगेन सबकॉन्शियस बायस आ गया कि आप 1-2 चीज़ें ही पिक कर लेंगे, और वो काफ़ी होगा आपको ज्योतिष या फिर एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करवाने के लिए। बिल्कुल। लेकिन हो क्या रहा है, मैंने साइकोलॉजी का यूज़ किया और मैंने बहुत सारे रैंडम वर्ड्स भेज दिए। इसके ऊपर हम लोगों ने एक और एक्सपेरिमेंट किया है। जैसे मेरी जो भी राशिफल आता है जो टीवी पे या फिर न्यूज़पेपर में हम लोग देख सकते हैं, तो हमारे साथ दिन में जो भी होता है, हम लोग क्या करते हैं, कई बार हमारा जो ग्रुप रहता था, हम लोग हमारा पूरा डेली रूटीन देखते थे कि क्या हुआ, उसके बाद रात को वो चीज़ पढ़ते थे और फिर कहते थे देखो यहाँ कुछ कुछ चीज़ें मैच हो रही है, कुछ चीज़ें मैच नहीं हो रही है, लेकिन ये जो चीज़ें थोड़ी बहुत मैच हो रही है ये हर एक राशिफल के साथ मैच हो रहा है। तो देखा जाए तो मैं हर एक राशिफल के साथ अपने आप को मैच कर पा रहा हूँ। हाँ, एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ है। जैसे राशिफल के बारे में बात कर रहे थे, 12 राशिफल होते हैं। वैसे तो ये कॉन्स्टलेशन के ऊपर बने रहते हैं, और कॉन्स्टलेशन 12 नहीं है, बहुत सारे कॉन्स्टलेशन है। और कॉन्स्टलेशन वो है जो हम लोगों ने पैटर्न बना दिए, अलग अलग कल्चर में अलग अलग कॉन्स्टलेशन देखे गए। बिल्कुल। लेकिन अब बात यह है कि ये कॉन्स्टलेशन हमारे राशिफल कैसे डिसाइड होता है।
मैं कई जगह पे बर्थ के हिसाब से होता है, जैसे कि मैं अगर जनवरी से फरवरी के बीच में पैदा हो रहा हूँ या इस टाइम पे पैदा हो रहा हूँ, तो उस टाइम पे ये कॉन्स्टलेशन रहता है जिसकी वजह से मेरी ये राशिफल है। तो अब मेरे जितने फ्यूचर प्रेडिक्शन से रिलेटेड चीजें होंगी वो उस राशिफल के हिसाब से होंगी। बिल्कुल। यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज है, अभी हम लोग दूसरा को जो method लग है। रहा है कि हाँ। हमारी राशिफल है वो है ही नहीं। उसका रीजन ये है क्योंकि ये राशिफल और ये सारी चीजें जब बनाई गई थी, ये काफी पहले बनाई गई थी, और अर्थ पे एक फिनोमिना होता है जिसे हम लोग कहते हैं प्रिसीजन। ओके। तो ये मेरी धरती है, तो ये धरती थोड़ी सी टिल्टेड है, ये आपको पता होगा, थोड़ी सी टिल्टेड है धरती। बिल्कुल। और जब ये घूमती है तो ये थोड़ी सी इसमें प्रिसीजन आता है, यानी कि ये जो स्काई है ये हमेशा वैसा का वैसा नहीं रहेगा। जनवरी के मंथ में सेम स्काई नहीं रहेगा। बिल्कुल। 500-600 साल में ये थोड़ा सा शिफ्ट होने लगेगा, फिर थोड़ा सा शिफ्ट होने लगेगा। मतलब ये कई हजार साल लगते हैं जब ये कंप्लीट रोटेशन करके एक फिल फिक्स में आता है, जिसको हम लोग अर्थ की प्रिसिशन कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आज के टाइम में हम लोग जो हमारा राशिफल देख रहे हैं, जिसको हम लोग सच मान के इतनी सारी चीजें कर रहे हैं, वो हमारा राशिफल है भी नहीं, वो राशिफल हट चुका है। Okay. तो उस लॉजिक से भी वो चीज काम नहीं कर रही है। सो अभी हम बात कर रहे थे वर्म होल की। इसी तरह एक होता है ब्लैक होल। ब्लैक होल में बोलते हैं कि आपके यूनिवर्स में कई सारे ब्लैक होल्स हैं, और बहुत सारे लोग इसे रिलेट करते हैं टाइम ट्रेवल से भी, कि हम किसी तरह से भी ये अगर सीख लें कि किस तरह से हम एक ब्लैक होल के अंदर जा सकते हैं, तो शायद ये एक तरह का डोर होगा एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जाने के लिए, या तो एक टाइम से दूसरे टाइम में ट्रेवल करने के लिए। सो एग्जैक्टली ब्लैक होल होता क्या है, ये बनते कैसे हैं? ब्लैक होल, वाइट होल भी कुछ होता है आई थिंक। तो इसके बारे में थोड़ी सी आप क्लैरिटी दो सबसे पहले, कि ब्लैक होल बनते कैसे हैं और ब्लैक होल के पीछे क्या थ्योरी है, क्या साइंस है। सो इसे कैसे कनेक्ट किया जाता है टाइम ट्रेवल से? तो ब्लैक होल्स कैसे बनते हैं इसके ऊपर बात करते हैं। जैसे हमारा सन है, सन का जो मास है, अगर मैं ऐसा कोई स्टार ले लूँ जिसका मास सन के मास से 2.5 गुना ज़्यादा है, वैसे एग्जैक्टली 2.33 समथिंग बोला जाता है, लेकिन मैं 2.5 गुना अगर बोल दूँ, तो जब वो स्टार मर रहा होगा, क्योंकि हर स्टार के मरने की एक फेस आती है। हमारा सूरज भी अपनी आधी लाइफ जी चुका है, अब उसकी आधी लाइफ ही बची है। राइट। तो जब भी वो स्टार मर रहा होता है, तो उसके मरने के प्रोसेस को हम लोग सुपरनोवा कहते हैं। अब मैंने यहाँ पर भार के बारे में, मास के ऊपर क्यों बात की, क्योंकि अगर हमारा सन जैसा स्टार जब मरेगा तो मरने के बाद एक चीज बनाएगा जिसे हम लोग कहते हैं व्हाइट ड्वार्फ। वो एक छोटा सा बहुत डेंस सा गोला बन जाएगा। अगर उससे थोड़ा ज्यादा भारी होता है, यानी कि 1.4 टाइम्स से थोड़ा ज्यादा भारी होता है, तो वो न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है। लेकिन अभी मैंने आपको क्या बताया, 2.5 किलो ज्यादा भारी हो सन से, तो वो बनता है फिर ब्लैक होल। अब ब्लैक होल में क्या होता है कि वहां पर कुछ रीजन में ग्रेविटी इतनी ज्यादा स्ट्रांग रहती है कि कोई भी चीज उससे बाहर नहीं चली जाती है, लाइट तक उससे बाहर नहीं जा सकती है। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि जो ब्लैक होल होता है उसके आसपास एक बहुत बड़ा सा काला रीजन होता है, लेकिन वो पूरा काला रीजन ब्लैक होल नहीं है। ब्लैक होल एक बहुत छोटा सा पॉइंट है, बहुत छोटा सा पॉइंट है। कितना छोटा हमको नहीं पता, सिंगुलैरिटी कितना छोटा है, हो सकता है एक प्रोटॉन से भी छोटा, एटम से भी छोटा हो, राइट। हो सकता है थोड़ा बड़ा भी हो, अलग अलग साइंटिफिक थ्योरीज है। लेकिन ब्लैक होल जो हम लोग मूवीज में देखते हैं, वो इतना बड़ा जो काला रीजन है, वो काला रीजन बस वो रीजन है जहां से लाइट बाहर नहीं जा पा रही है। बिल्कुल। लेकिन ब्लैक होल इटसेल्फ बहुत छोटा सा पॉइंट है। तो ये तो मैंने बताया कि ब्लैक होल बनते कैसे हैं। अब ब्लैक होल के पास क्या हम लोग टाइम ट्रैवल कर सकते हैं? अब मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि पास्ट में जाना पॉसिबल नहीं है, अब मैं बोलूंगा पॉसिबल है ब्लैक होल्स की मदद से। तो धरती हमारी गोल घूम रही है, इस तरीके से रोटेट कर रही है, तो एक ब्लैक होल भी ऐसे रोटेट कर सकता है। अब कोई बहुत ही बड़ा ब्लैक होल, जिसको हम लोग सुपर मैसिव ब्लैक होल कहते हैं, जैसे इंटरस्टेलर मूवी में दिखाया गया था, कोई बहुत ही बड़ा ब्लैक होल घूम रहा है बहुत ही अच्छी स्पीड में, तो क्या होगा कि अपने आसपास जो स्पेस और टाइम है, स्पेस और टाइम को भी अपने साथ घुमाने लग जाएगा। तो उसके आसपास एक ऐसा रीजन बन जाएगा जो ब्लैक होल के साथ घूम रहा है। सोच के देखिए, किसी चीज का भार इतना ज्यादा है कि वो अपने साथ पूरे स्पेस को घुमा दे रहा है, तो वो स्पेस को अपने आसपास घुमाने लगता है। जब स्पेस को घुमाने लगता है तो वहां पर एक रीजन बनता है जिसको हम लोग अर्गो रीजन कहते हैं। और ऐसा बोला जाता है कि वहां पर टाइम और स्पेस, ये जो दो कोऑर्डिनेट होते हैं, ये स्विच हो जाते हैं, और वहां पर पास्ट में ट्रैवल करने की कंडीशन बन जाती है। ओके। क्या ये पॉसिबल है? हमको नहीं पता। क्या ये सही में होगा? कोई गया नहीं उधर, किसी ने मेजर नहीं किया, तो हमको नहीं पता, बट मैथमेटिक्स बताती है। अभी तक कोई भी साइंटिस्ट ऐसा ब्लैक होल की, तो आई थिंक फोटो आ चुकी है, फोटो ले ली गई है, बट किसी भी ब्लैक होल के पास तक हम कभी जा पाए? आस पास भी नहीं गए हैं। सबसे नियरेस्ट जो सुपर मैसिव ब्लैक होल है वो हमारे गैलेक्सी के सेंटर में ही है, सजिटेरियस ए स्टार, और उसको देखने में ही हमको इतनी मेहनत लग गई, कई साल लग गए उसकी एक फोटो निकालने में। ऐसा क्यों था इतना एफर्ट?
इसका रीज़न ये है क्योंकि ब्लैक होल खुद से बहुत ज़्यादा लाइट इमिट नहीं करते हैं। और अगर हम लोग हमारे मिल्की वे के जो सेंटर में ब्लैक होल है उसकी बात करें, तो होता ये कि आपने कई बार फोटोज़ देखी होंगी कि रात को बहुत बड़ा सा मिल्की वे बैंड दिखता है आसमान में। राइट। तो उसी मिल्की वे बैंड को अगर आप क्रॉस करते जाएंगे तो एक ब्लैक होल आएगा, और वो ब्लैक होल की जो लाइट आ रही है, वो लाइट आने से पहले इतने सारे स्टार्स आ जा रहे हैं जो उसको लाइट को आने से रोक रहे हैं, तो जिसकी वजह से वो लाइट हम तक ढंग से पहुंच नहीं पा रही है। ओके। और फिर भी हम लोग ट्राई करते हैं कि उसको फिर भी ले पाए, हम लोग इस रेंज में लाइट को लेने का ट्राई करते हैं, अर्थ के अलग अलग कोने से हम लोग रिसीव करने का ट्राई करते हैं, फिर कई साल लगा देते हैं, 3-4 साल लगा देते हैं उन सारी इमेज को फिर से रिकंस्ट्रक्ट करने में, और रिकंस्ट्रक्ट करके मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करते हैं और अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं ताकि उस ब्लैक होल की इमेज हम लोग बना सके। तो ये इटसेल्फ में बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है कि एक छोटी सी इमेज जो हम लोग नॉर्मल गूगल इमेजेस से डाउनलोड कर लेते हैं, उसके पीछे कितना पैसा लगा है, कितने लोगों की मेहनत लगी, कितना टाइम लगा है। लेकिन उसकी मदद से हम लोग ब्लैक होल की इमेज, अभी तक 2 ब्लैक होल्स की इमेज हम लोग ले चुके हैं। पहली वाली तो भी रिसेंटली आई है, कुछ साल पहले आई थिंक, राइट? हम्म। उसके बाद भी दूसरी भी आई है कोई? सबसे पहली जो आई थी वो M87 सुपर मैसिव ब्लैक होल की आई थी। वो हमारे गैलेक्सी का जो ब्लैक होल उससे कई गुना ज्यादा बड़ा है, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा है। ओके। तो उसकी इमेज हम लोगों ने पहले ली, भले ही वो दूर था, इसलिए क्योंकि वो ज़्यादा लाइट इमिट कर रहा था, बीच में बहुत ज़्यादा स्टार्स आ नहीं रहे थे, तो उसकी इमेज लेना आसान था। भले ही ये अपना वाला ब्लैक होल हमारे पास में है, लेकिन उसकी इमेज लेना ज़्यादा मुश्किल है। राइट। और ये भी बोलते हैं कि ब्लैक होल में अगर आप गुजरोगे तो आपकी ऐसे डेथ होगी, इस तरह से डेथ होगी, आप खिंच जाओगे पूरे, तो उसका क्या फंडा है? अभी हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, राइट। तो हो ये रहा है कि मेरे पैर में जितनी ग्रेविटेशनल फोर्स है मेरे सर में उतनी ज़्यादा नहीं है, और अगर कोई मेरे से लंबा होगा तो उसके सर पे और ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी। इसका मतलब यह है कि जो ग्रेविटी है वो डिस्टेंस बढ़ते बढ़ते उसकी वैल्यू कम होने लगती है। अब नॉर्मल स्केल में इतनी ज़्यादा नहीं होती कि मैं खिंच जाऊं या पिचक जाऊं, लेकिन जब हम लोग ब्लैक होल में गिरने की बात कर रहे होते हैं तो उसमें 1-1 सेंटीमीटर में ग्रेविटेशनल पुल का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। अच्छा। इतना ज़्यादा हो जाता है कि अब मेरा जैसे हाथ गिर रहा है तो इस हाथ में बहुत ज़्यादा तेज़ी से खिंचेगा, लेकिन इस हाथ को इतनी तेज़ी से नहीं खिंच रहा है, तो क्या होगा कि ये स्ट्रेच होने लगेगा। और इसलिए हम लोग उसको स्पेगेटिफिकेशन कहते हैं, मतलब हम लोग एक नूडल की तरह खिंचते हुए चले जाएंगे और खिंचते हुए उस ब्लैक होल के अंदर गिर जाएंगे। बट ये बहुत छोटे टाइम में होगा, राइट? बहुत मतलब टाइम के बहुत छोटे, सेकंड के बहुत छोटे हिस्से में होगा। तो अगर हम इसे थोड़ा सा एलाबोरेट करें कि अगर स्लो मोशन में देखें तो सारी चीज़ें ऐसी दिखेंगी, बट वो टाइम बहुत कम होगा आई थिंक, राइट? हाँ, बल्कि बाहर से कोई देखेगा तो उसको तो बहुत अजीब सा दिखेगा। अगर बाहर से आप मुझे ब्लैक होल में गिरते हुए देख रहे हैं तो आप देखेंगे कि मेरे गिरने की स्पीड स्लो होती जा रही है, स्लो अच्छा, होती वहाँ जा स्लो रही भी है। होंगी चीज़ें? आपको दिख रही है, मेरी नहीं हो रही है, मैं तो गिर गया तुरंत। बात ये आपको क्या दिख रही है, क्योंकि आप देख रहे हैं लाइट की मदद से, राइट। और लाइट जिस तरीके से आ रही है वो ऐसे आ रही है कि लाइट आ रही, अब लाइट के भी आने में ग्रेविटी लाइट को भी अफेक्ट करती है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि मैं आपको पहले स्लोली 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 गिरते हुए दिखूंगा और एक टाइम पे मैं आपको पॉज होता हुआ दिख जाऊंगा। मतलब उस मोमेंट पे आप मुझे ब्लैक होल में गिरते हुए देखेंगे नहीं, मैं गिर चुका हूं, मैं तुरंत ही गिर गया हूं, लेकिन आप मुझे देख ही नहीं पा रहे गिरते हुए, क्योंकि लाइट इस तरीके से वहां बिहेव करती है। सो अगर लाइट का कंसेप्ट थोड़ा सा मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, सपोज ये माइक अगर मैं देख रहा हूँ तो माइक मेरे देखने का रीज़न क्या है, इस पर लाइट पड़ रही है, वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर मेरे आंखों पे जा रही है। जो कलर ये एब्जॉर्ब कर रहा है वो कलर हम नहीं देख पा रहे हैं, जो कलर ये रिफ्लेक्ट कर रहा है वही उसका कलर हम देख रहे हैं। सो सेम ऐसे ही हम ब्लैक होल की बात करें कि लाइट को भी वो इतना ज़्यादा, ग्रेविटी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि लाइट को भी एब्जॉर्ब कर लेता है, लाइट को भी अंदर अपने खींच लेता है। तो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती है, लाइट को भी वो खा जाता है। सो लाइट खाने की वजह से वहाँ पे हमें अंधेरा सा दिखता है, लाइट हमें दिखती नहीं वो चीज़। अगर किसी चीज़ पे लाइट पड़ रही है और लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है तो वो चीज़ आपको दिखेगी नहीं। तो सेम कंसेप्ट आई थिंक ब्लैक होल का भी है। लेकिन इस केस में हम लोग खाना इसलिए नहीं कहते क्योंकि वो एक नॉर्मल ग्रेविटी है, अंदर बस इतना है कि उस रीजन में ग्रेविटी इतनी ज्यादा है। राइट। लाइट अभी भी ब्लैक होल के अंदर ही है, लाइट कहीं नहीं गई है, बस वो ट्रैप होके रह गई है। राइट। वो बाहर आने का ट्राई कर रही है लेकिन आ नहीं नहीं पा सकती रही है। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा है। और ग्रेविटी लाइट को अफेक्ट करती है एक फिनोमिना के नाम पे, जिसे हम लोग ग्रेविटेशनल रेडशिफ्ट कहते हैं। उसके बारे में मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, बहुत टेक्निकल हो जाएगा, बट उसकी मदद से हम लोग ये सारी चीजें डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। राइट। सो हम जैसे बचपन से फिजिक्स पढ़ते हैं, आई थिंक क्लास 3rd-4th से स्टार्ट हो जाता है हमारा फिजिक्स पढ़ना। तो अभी आई थिंक जब मैं 10th या 12th क्लास में गया था उस टाइम लोग बातें करते थे, कुछ जो ग्रेजुएशन में थे लोग, वो जो थोड़ा साइंस वाली बातें ज़्यादा करते थे, वो बोलते थे उस टाइम पे कि यार जो हम फिज़िक्स पढ़ते हैं एक्चुअली ये फिज़िक्स है नहीं, जो क्वांटम फिज़िक्स है। बाद में मुझे पता चला क्वांटम मैकेनिक्स भी कुछ होता है। तो क्वांटम फिज़िक्स का कंसेप्ट पूरा अलग है, अगर वो सच हो जाएगी तो ये सारी फिज़िक्स सब नकली हो जाएगी। तो
तो एग्जैक्टली ये क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम फिजिक्स है क्या, और इतना समझना इसे इतना मुश्किल क्यों है? हम्म तो पहले तो मैं ये बोलूंगा कि क्वांटम फिजिक्स को समझने से वो जो नॉर्मल क्लासिकल फिजिक्स है वो गलत नहीं होगी। वो अपने में काम कर रही है और बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। इट्स जस्ट वो फिजिक्स छोटे छोटे जब हम लोग एटॉमिक स्केल पे जाते हैं तो वहां पर लाइट और मैटर कैसे बिहेव कर रहा है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। अब बात क्या है, न्यूटन ने जो काम किया या फिर अलग अलग साइंटिस्ट ने जो काम किए थे जिन्होंने क्लासिकल मैकेनिक्स डेवलप की, उन्होंने ऐसी चीज़ों के ऊपर काम किया जिनको रोज़मर्रा में हम लोग देखते हैं, तो उसको इमेजिन करना हमको आसान है। अगर मैं इस कप को नीचे गिराऊंगा तो इसको इमेजिन करना मुश्किल नहीं है कि नीचे गिरेगा, ये टूट जाएगा, पानी गिर जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा आसान है इमेजिन करने में। लेकिन हमने कभी ये तो नहीं देखा कि एक एटम कैसे मूव कर रहा है, राइट। एक फोटोन कैसे मूव कर रहा है। तो जो चीज़ हमने देखे नहीं उससे हम लोग कंफर्टेबल नहीं, उसको इमेजिन नहीं कर सकते। इसलिए ये बोला जाता है कि क्वांटम मैकेनिक्स काउंटर इंट्यूटिव है। ये तो एक रीज़न है ही। दूसरा रीज़न ये भी है कि जब भी हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स में किसी चीज़ को मेजर करने जाते हैं तो वो चीज़ अपना स्टेट बदल लेता है। इसको थोड़ा अच्छे एग्जांपल में समझाता हूँ। वेव पार्टिकल ड्युअलिटी का भी एक कंसेप्ट है इसमें, राइट? एग्जैक्टली। तो आइडिया ये है कि लाइट जो है, ऐसा बोला जाता है कि लाइट वेव और पार्टिकल दोनों की तरह बिहेव करती है। पार्टिकल क्या है, रेत के टुकड़ों को अगर मैं ले लूँ, छोटे छोटे टुकड़े बने हुए हैं तो वो पार्टिकल है। वेव क्या है, कोई तालाब है, कोई तालाब में पत्थर फेंकूंगा तो उसमें एक अलग सी वेव बनेगी, तो ये वेव है। लाइट दोनों की तरफ बिहेव करती है। अब मैं एक टर्म बोल रहा, दोनों की तरफ बिहेव करती है, लेकिन है नहीं। लाइट क्या है हमको नहीं पता इन दोनों में से, शायद कुछ और अलग चीज़ है, लेकिन दोनों की तरफ बिहेव करती है। तो एक बहुत ही फेमस सा एक्सपेरिमेंट है, और इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या करते हैं कि लाइट को दो अलग अलग स्लिट से हम लोग पास करते हैं। जब हम लोग उनको अलग अलग स्लिट से पास करते हैं तो वो वेव की तरह बिहेव करती है। लेकिन जब हम लोग देखने जाते हैं कि लाइट कौन से स्लिट से जा रही है, और जैसे ही हम लोग उसको ऑब्जर्व करने जाते हैं लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव करने लगती है। तो ऐसा लगता है जैसे उस लाइट के पार्टिकल को पता है कि अब मुझे कोई देख रहा है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट गलत है। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर लोगों ने बहुत सूडो साइंटिफिक क्लेम किए हुए। सिंपल से बेसिक टर्म में होता ही है कि जब भी हम लोग किसी चीज़ को मेजर करने जा रहे होते, देखने जा रहे होते, हम कैसे देखेंगे? या तो लाइट की मदद से देखेंगे, या फिर हो सकता है मैं किसी चार्ज पार्टिकल को उस पर इंसिडेंट कराऊँ तो उस पर टकराऊँ, उसकी मदद से मैं अपना डेटा रीडिंग लूँ। हम लोग टेक्निकल जो बातें करते हैं उसमें होगा क्या कि मैं उस सिस्टम को डिस्टर्ब कर दूंगा उस प्रोसेस में, राइट। और उस सिस्टम को क्योंकि मैं डिस्टर्ब कर दे रहा हूँ तो उसका स्टेट डिस्टर्ब हो जा रहा है। तो अभी तक जो पार्टिकल या फिर अभी तक जो लाइट वेव की तरह बिहेव कर रही थी, मैंने मेरा एक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन ने उसको डिस्टर्ब कर दिया, जिसकी वजह से अब वो पार्टिकल की तरह बिहेव करने लग गई। तो इसका हमारे कॉन्शियसनेस से कुछ लेना देना नहीं है। स्टार्टिंग में बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट को लगता था कि ये जो चीज़ हो रही है ये हमारे कॉन्शियसनेस से लेना देना है। आज के टाइम में ज़्यादातर लोग मानते हैं इसका कॉन्शियसनेस से लेना देना नहीं है, इट्स जस्ट कि एक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा उस चीज़ को डिस्टर्ब करता है। सो इसको कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं वेद से। जितने वेद हैं उसमें भी कहा जाता है कि वहाँ भी बात हुई थी क्वांटम मैकेनिक्स की। तो इसके बारे में आप कुछ बताना चाहोगे? आचार्य प्रशांत खुद इन सब चीज़ों के लिए मना करते हैं। आचार्य प्रशांत सीधा कहते हैं कि जो भी लोग क्लेम करते हैं ना कि वेदों में ये लिखा है वो लिखा है, वो गलत कह रहे हैं। वेदों में अलग चीज़ें लिखी हैं, और जो चीज़ें लिखी हैं अपने में बहुत अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स और ये सारी चीज़ें नहीं लिखी हैं। बहुत सारे लोग आपको क्लेम करते हुए दिख जाएंगे कि हमारे यहाँ ड्युअलिटी बताई गई थी, ये बताई गई थी। अगर उनसे हम लोग डिटेल में बात करने जाएंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स की एग्जैक्टली क्या चीज़ें बता रहे, चलिए आप बताइए, थोड़ा मैथमेटिकली बताइए, मैक्सवेल इक्वेशन बताइए, श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करके बताइए कैसे आ रहा है वेदों में। नहीं बता पाएंगे वो लोग। क्यों? क्योंकि ये क्लेम वो कर रहे हैं जो इस चीज़ को अच्छे से समझते नहीं हैं। जो समझते हैं वो क्लेम नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जब भी हम लोग ज़बरदस्ती वेदों में साइंस घुसाने का ट्राई करते हैं कि हमारे यहाँ पहले से लिखा है, ये लिखा है, जो चीज़ें जेन्युइनली वहाँ पर हैं, हम उसकी जो ऑथेंटिसिटी वो कम कर देते हैं, हम उसकी वैल्यू कम कर देते हैं। जो चीज़ है उसको अप्रिशिएट करते हैं। हमको ज़बरदस्ती दूसरों को दिखाने के लिए क्यों बताना है कि हमारे यहाँ पहले से लिखा हुआ है। और अगर लिखा हुआ है तो साइंस की बहुत सारी ओपन प्रॉब्लम्स है, उसको सॉल्व करते हैं। क्यों हम लोगों को यही बोलना पड़ रहा है कि जब साइंस कुछ डिस्कवर कर लेता है कि हमारे यहाँ पहले से लिखा हुआ है? अगर लिखा हुआ है तो साइंस में भी बहुत सारी ओपन प्रॉब्लम्स है जिसको हम लोग कई सालों से सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। अगर लिखा हुआ है सो वी रियली नीड दैट हेल्प कि उसको हम लोग कैसे सॉल्व करें, आगे हम लोग कैसे प्रोसीड करें, क्या वो मदद मिल रही है? क्योंकि अगर लिखा होगा तो मदद मिल जानी चाहिए, बिल्कुल, लेकिन नहीं मिल रही है तो मतलब नहीं लिखा है। और एग्जैक्टली उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर बात होती है जो साइंस ने ऑलरेडी डिस्कवर कर दिया, जो प्रूवन भी नहीं हो। जैसे स्ट्रिंग थ्योरी की कई लोग बात करते हैं, स्ट्रिंग थ्योरी प्रूवन तक नहीं है, लेकिन बोलते हैं हमारे यहाँ पहले से लिखा हुआ है। तो ये सारे बहुत अनसाइंटिफिक क्लेम्स होते हैं, और बहुत सारे उपनिषद पढ़ने वाले और बहुत सारे आचार्य भी इस चीज़ का खंडन करते हैं पूरी तरीके से।
इसमें भी जैसे कई सारे लोग कहते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं ऑलरेडी हमारे वेदास में है, तो क्या आपके पास कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो ऑलरेडी सच में थे वेदास में, जहाँ से इंस्पिरेशन लिया गया और उसे किया गया, फिर उसे प्रूव किया गया या उसे क्रेडिट भी दिया गया? तो मैं आर्यभट्ट ने जो आर्यभट्टिया लिखी थी उसमें मैं साइन के बारे में बताता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री में सब लोगों ने साइन पढ़ा हुआ है। राइट, राइट। ये सबसे पहले आर्यभट्ट ने दिया था और उन्होंने उसका नाम दिया था आराध्य जिया। लेकिन क्या हुआ कि जब अरबिक स्कॉलर्स इंडिया में आए तो आराध्य जिया को वो जो वर्ड लेकर गए, अब वहां पर अरबिक जो टर्म्स होती है उसमें आराध्य जिया को उन्होंने ज्या कर दिया और ज्या धीरे धीरे जब बन गया और वो टाइम के साथ साथ जेब बन गया। फिर क्या हुआ कि कुछ लैटिन जो साइंटिस्ट थे उन लोगों ने ये जेब के बारे में पढ़ा तो उन्होंने उसके लैटिन में ट्रांसलेट किया। लैटिन में उसका ट्रांसलेशन बना साइनस और वो साइनस आज का साइन बन गया। आर्यभट्ट ने इतने टाइम पहले जो आराध्य जिया दिया था वो आज धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होते होते आज का साइन बन गया। सेम हम लोग कॉज के बारे में बात करते हैं तो हाँ ऐसी चीजें हुई हैं जब हमारे यहाँ कुछ चीजें दी गई हैं और वो टाइम के साथ ट्रांसफॉर्म होकर हमको ही वापस मिल रही है। राइट, राइट। लेकिन जो चीज हुई है हम लोग उसके बारे में बात करते हैं जिसका हमारे पास प्रूफ है। जो चीज नहीं है उसके बारे में हम बात नहीं कर सकते। बिल्कुल, आई थिंक इसमें ज़बरदस्ती का प्राइड लेना कि नहीं ये चीज़ हुई थी, वैसा हुआ था, उससे अच्छा है कि हम उन चीज़ों को लेके आएँ जो ऑलरेडी हो चुकी हैं, जिनकी प्रोबेबिलिटी है। इवन जो स्कॉलर्स हैं उस पे अगर रिसर्च करें कि क्या चीज़ें और ऐसी हैं जो अभी तक जिसे साइंस भी नहीं प्रूव कर पाया, अगर हम उस पे काम कर सकें, तो ऐसी चीज़ें उठाएँ और उस पे काम करके आगे बढ़ें, तो आई थिंक वो ज़्यादा अच्छा एक अप्रोच होगा, राइट? सो एक और चीज़ आती है डार्क मैटर। तो एग्जैक्टली डार्क मैटर है क्या? मैटर बेसिकली वो चीज है जो हम लोग अपने आसपास देख पा रहे हैं। कोई भी चीज जिसमें भार हो उसको हम लोग मैटर कहते हैं। बिल्कुल। अब वो मैटर जिसको हम लोग देख नहीं सकते, डायरेक्टली डिटेक्ट नहीं कर सकते, उसको हम लोगों ने डार्क मैटर का नाम दिया है। लेकिन डार्क मैटर की जरूरत क्यों पड़ी ये क्वेश्चन है। डार्क मैटर की इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि फ्रिट्ज ज़ुकी नाम के एक एस्ट्रोनॉमर थे। उन्होंने क्या देखा कि ये जो गैलेक्सीज हैं उन्होंने गैलेक्सीज के मास को कैलकुलेट करने का ट्राई किया कितने भारी है गैलेक्सी, और उन्होंने दो अलग अलग मेथड से कैलकुलेट किया। एक में जितनी लाइट आ रही है उससे कैलकुलेट किया और एक में जितनी उनकी टोटल एनर्जी उससे कैलकुलेट किया। जब उन्होंने ये देखा तो उन्होंने ये पाया कि दोनों में मास अलग आ रहा है, यानी कि ऐसा कोई बहुत ही ज्यादा मैटर है जिसको हम लोग देख नहीं पा रहे हैं लेकिन वो है। पहली बार उन्होंने बताया। फिर वीरा रूबिन नाम की एक साइंटिस्ट आई थी, उन्होंने अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स ऑब्जर्वेशन से ये प्रूव किया कि डार्क मैटर होता है। आज के टाइम में डार्क मैटर एक बहुत ही वेल स्टैब्लिश्ड आइडिया है कि डार्क मैटर जैसी चीज होती है। ऑल्दो देयर इज स्टिल अ स्कोप कि डार्क मैटर शायद ना हो, ग्रेविटी अलग तरीके से काम करती हो, बट वो अलग चीज है। लेकिन ज्यादातर साइंटिफिक कंसेंसस में डार्क मैटर को माना जाता है। अब ये डार्क मैटर माना जाता है कि इसने यूनिवर्स को होल्ड किया हुआ है। अगर ये डार्क मैटर नहीं होता तो लाइफ पॉसिबल नहीं थी। ओके। धरती इस तरीके से नहीं बनती, चीजें एकदम से बिखर जाती। ये डार्क मैटर जिसको हम लोग देख नहीं पा रहे, और बाय द वे हम लोग के आसपास है, हम लोग घिरे हुए डार्क मैटर से, हमको आइडिया भी नहीं लग रहा, हम लोग पूरा घिरे हुए हैं। ये डार्क मैटर ने ग्रेविटी की वजह से गैलेक्सीज को और यूनिवर्स को बांधा हुआ है। लेकिन इनकी जो बांधने की क्षमता है, इनके बांधने की क्षमता से भी ज्यादा क्षमता एक और चीज रखती है जिसे हम लोग डार्क एनर्जी कहते हैं। इसलिए बोला जाता है कि यूनिवर्स फैलता जा रहा है। ऑल्दो डार्क मैटर ग्रेविटेशनली लोगों चीज़ों को लॉक कर रहा है, लेकिन ओवरऑल फिर भी यूनिवर्स फैलता जा रहा है। इसमें गॉड पार्टिकल करके आता है, जो आई थिंक एक वेब सीरीज आई थी डार्क करके, उसमें काफ़ी अच्छे से उसके 4th सीजन में दिखाया इस चीज़ को। तो एग्जैक्टली है क्या गॉड पार्टिकल और इससे क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? गॉड पार्टिकल का पहले तो गॉड से कुछ लेना देना नहीं है। ओके। हम लोग हिग्स बोसॉन को गॉड पार्टिकल बोलते हैं और उसकी सिंपल सी एक स्टोरी है। तो हुआ ये था कि एक कोई एडिटर था, उसको हिग्स बोसॉन के बारे में कुछ पब्लिश करना था, तो एक साइंटिस्ट का इंटरव्यू ले रहा था। साइंटिस्ट ने उसके लिए बोल दिया कि इट्स अ गॉड डैम पार्टिकल, क्योंकि बहुत अजीब तरीके से बिहेव करता है। गॉड डैम जब वो एडिट कर रहा था तो उसको डैम वर्ड पसंद नहीं आ रहा था, या डैम वर्ड अच्छा नहीं लग रहा लिखने में। डैम वर्ड हटा दिया, गॉड पार्टिकल हो गया। आज के टाइम में गॉड पार्टिकल इतना वायरल हो गया है कि लोग उससे कुछ भी एसोसिएट कर देते हैं। लेकिन गॉड पार्टिकल का एक्चुअली में गॉड से कुछ लेना देना नहीं है। हालांकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गॉड पार्टिकल का काम ऐसा है जो उसे गॉडली फिनोमिना जैसा बता सकता है। क्या काम है? हमारे अंदर भार जो है वो भार हिग्स बोसॉन यानी कि गॉड पार्टिकल की मदद से आ रहा है। तो कोई भी चीज इस ब्रह्मांड में जिसके बारे में हम जानते हैं, जिसके अंदर भार है, वो गॉड पार्टिकल या फिर हिग्स फील्ड के साथ इंटरेक्ट कर रही है, इसलिए उसमें भार है, वरना नहीं होता। सो गॉड पार्टिकल अभी तक हमने सर्च किया उसे?
हाँ, हम लोगों ने ढूंढ लिया। 2012 में हम लोगों ने पहली बार हिग्स बोसोन या फिर गॉड पार्टिकल को लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में ढूंढ लिया था, जिसके बाद उसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था पीटर हिग्स को। सो उसका अभी कुछ हम इम्प्लीमेंट उसे कर रहे हैं, कहीं पे किसी भी तरह से यूज़ कर रहे हैं उसे? हम लोग हमारी फिजिक्स की और यूनिवर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए उसका वो बहुत यूज़ करते हैं, क्योंकि अब हमको पता है कि एग्जिस्ट करता है, तो उसको लेके हम लोग फिजिक्स की थ्योरीज आगे डेवलप कर रहे हैं। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ होती है, फंडामेंटल फिजिक्स ऐसी चीज़ होती है जिसका कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं ला सकते, ओके। क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट होते हैं। हम लोगों को कई हजार करोड़ रुपए लग गए बस एक बार उस पार्टिकल को क्रिएट करने के लिए, तो रेगुलर लाइफ में यूज़ करना तो अभी सवाल ही नहीं उठता है। राइट। सो इसमें एक और चीज़ आती है कि जैसे धरती बनी कैसी। अब इसमें साइंटिस्ट बहुत सारे हैं, सब अलग अलग थ्योरी देते रहते हैं, और सबसे ज़्यादा जो फेमस थ्योरी है वो बिग बैंग थ्योरी है, कि बिग बैंग हुआ, उसमें से ऐसा यूनिवर्स बना, ऐसा ऐसा हुआ। तो एक बार उससे आप डिटेल में थोड़ा बताओ, जैसे बहुत सारे लोग को नहीं पता होगा इसके बारे में, बहुत सारे व्यूअर्स जिन्हें नहीं पता है। सो इसको एक बार समझते हैं, बिग बैंग थ्योरी क्या है, फिर आगे की बात करते हैं इसमें। तो इसको बहुत लॉजिकल तरीके से समझते हैं। हम लोग आज के टाइम पे टेलीस्कोप में देखते हैं कि ब्रह्मांड जो है फैलता जा रहा है, वो फैलता जा रहा है। अब किसी वीडियो को मैं बैकवर्ड प्ले करूंगा तो वो फैलना जो है वो कम होता जाएगा, तो कल और छोटा रहा होगा, परसों और छोटा रहा होगा। तो जैसे जैसे हम लोग टाइम में पीछे अगर कैलकुलेट करते जाए तो यूनिवर्स को हम लोग छोटा करते जाएंगे, छोटा करते जाएंगे। एक तो एक ऐसा टाइम आएगा जब यूनिवर्स छोटा होकर एक पॉइंट हो जाएगा। राइट। उस पॉइंट को हम लोग बिग बैंग सिंगुलैरिटी कहते हैं, मतलब एक सिंगल पॉइंट। एक सिंगल पॉइंट में पूरी एनर्जी, बहुत डेंस एनर्जी इकट्ठी हो जाएगी। राइट। पूरा का पूरा ब्रह्मांड उस ब्रह्मांड। सिंगल पॉइंट में। ये जो इतनी बड़ी सी चीज देख रहे हैं, सारे एटम, सारी गैलेक्सी, सारे ब्लैक होल एक छोटे से एटम से भी छोटे पॉइंट में हो चुके हैं। और अभी ये माना जाता है कि ये हुआ था आज से 14 बिलियन ईयर्स पहले, 13.8 स्पेसिफिकली, लेकिन ये नंबर थोड़ा बहुत होता रहता है चेंज। तो ठीक है। अप्रोक्सीमेटली हम लोग 14 बिलियन ईयर्स पहले ये बोल सकते हैं कि ये जो पॉइंट था, यहाँ पर बिग बैंग जैसा एक धमाका हुआ, और वो जो धमाका हुआ उसकी मदद से ब्रह्मांड लाइट की स्पीड से भी तेजी से फैलने लग गया, और वो इतनी तेजी से फैलता गया कि वो अभी तक फैलता ही जा रहा है। आज भी वो रुका नहीं है, वो लगातार फैलते जा रहा है। तब हुआ ये कि इसमें इतनी सारी एनर्जी थी, और एनर्जी थी तो उसमें बहुत सारा मैटर बना तो धीरे धीरे हाइड्रोजन वगैरह जैसी गैस बनी। तो फर्स्ट टाइम कोई स्टार बना होगा, वो स्टार जब ब्लास्ट हुआ तो स्टार का सुपरनोवा हुआ, तो स्टार से बहुत सारे कार्बन, ऑक्सीजन और अलग अलग एटम्स निकले। वो एटम्स निकल के हमारे सोलर सिस्टम वाले रीजन में आए, जिससे फिर धरती बनी और हम बने। तो कोई स्टार मरा जिसके एटम से फिर हम सब बने हैं, और फिर हम लोग इस तरीके से बात कर रहे हैं। सोच के देखिए कि एक पूरे स्टार ने अपनी लाइफ जी ताकि हम लोग इस तरीके से बात कर सके। सो ये भी कहते हैं कि जिस तरह से सिंगुलैरिटी एक पहले थी, एक सिंगल छोटा सा डॉट था जिससे हमारा पूरा यूनिवर्स बना है, एक टाइम ऐसा भी आएगा जब ये प्रोसेस पूरा रिवर्स होने लगेगा, सब कुछ फिर से श्रिंक करेगा और एक छोटे से डॉट में हो जाएगा, ऐसा भी कहते हैं। अब एग्जैक्टली इसके पीछे साइंस क्या मुझे नहीं पता है। सो इसमें आप कुछ और ऐड करना चाहोगे? नहीं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया है और बहुत ही अच्छा साइंटिफिक आइडिया। बहुत सारे साइंटिस्ट इस चीज़ के फेवर में मानते हैं कि यूनिवर्स जो एक साइक्लिक प्रोसेस फॉलो करता है, यानी कि ब्रह्मांड बिग बैंग से बना, फैलता गया, एक टाइम पे वो रुक जाएगा और फिर धीरे धीरे आके फिर से कोलैप्स कर जाएगा, राइट। और फिर से बढ़ेगा, फिर से कोलैप्स करेगा। तो ये साइकिल कंटिन्यूसली ब्रह्मांड की चलती रहेगी। तो इस चीज़ के ऊपर तो मैं बस यही कमेंट करूंगा कि हमको अभी तक पता नहीं कि सच है कि नहीं, लेकिन ये एक बहुत ही वैलिड साइंटिफिक आइडिया है। राइट। और यहाँ पे जैसे बहुत सारी मूवीज़ बनी हैं कि यूनिवर्स ख़त्म कैसे होगा, जिससे हिंदी में अगर बात करें तो प्रलय आएगा। 2012 2012 करके एक मूवी आई थी, उसमें बहुत अच्छे से दिखाया था कि मैक्सिमम जगह पे हमारे 75% वाटर से कवर है अगर अर्थ की बात करें तो। सो मोस्टली जो प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा हाई बताते वो होने की है कि पानी का लेवल इतना ज़्यादा ऊपर बढ़ जाएगा कि सारी चीज़ें सबमर्ज होने लगेंगी, सब चीज़ें डूबने लगेंगी, और इस तरह से धरती ख़त्म हो जाएगी और फिर से जीवन स्टार्ट होगा एक नए तरीके से। सो साइंस इसको किस तरह से देखता है? साइंस में भी बहुत सारे आइडियाज़ हैं, क्योंकि मैं इस फील्ड में इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, ये थोड़ा जियोलॉजी साइड ज़्यादा चला जाता है। लेकिन मेरा इसमें यही मानना है कि धरती का अगर हम लोग हिस्टोरिकली देखें ना, तो टोटल 5 मास एक्सटिंक्शंस हुए हैं। मतलब कि 5 बार धरती से लाइफ ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी, थोड़ी बहुत बची थी, धीरे धीरे उनसे इवॉल्व होते हुए आई। तो हम लोग जो डायनासोर वाला मानते हैं ना कि कोई बहुत बड़ा सा एस्ट्रॉइड या मीटेरॉइड गिरा जिसकी वजह से वो लोग मर गए सारे, वो उन 5 में से एक मास एक्सटिंक्शन था। ऐसे 4 और रहे हैं। और बाय द वे, डायनासोर के मरने वाला सबसे बड़ा मास एक्सटिंक्शन था भी नहीं। अच्छा।
उससे पहले भी एक मास एक्सटिंक्शन रह चुका है जिसमें ज़्यादातर लाइफ ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी धरती से। धरती बहुत बड़े बड़े चेंजेस से गई है। ऐसे फेजेस रहे जब पूरी धरती बर्फ का गोला बन चुकी है, पूरा मतलब आइस एज जिसको हम लोग कहते हैं, आइस एजेस आए हुए हैं बहुत सारे। तो धरती में ऐसे बहुत चेंजेस हुए। तो यस, एक पॉसिबिलिटी तो है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये बात सच है। क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जिनके लिए प्रिडिक्ट कर दिया गया है कि ये डूब जाएंगी। आई थिंक मुंबई का भी बोलते हैं कि काफ़ी जल्दी डूब जाएगी मुंबई का भी ऐसा बोलते हैं, और कुछ ऐसी कंट्रीज है जो एकदम सी शोर के बराबर ही है। मुंबई तो फिर भी थोड़ा सा ऊपर है, राइट। मुंबई के भी है, लेकिन ऐसी और कंट्रीज है जिनका फिक्स है कि 6-7 साल में खत्म हो जाएंगी वो कंट्रीज। अच्छा, 7 साल में? 6-7 साल में उनका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। जो हम लोग ग्रीनलैंड की बात करते हैं, ग्रीनलैंड जो कि पूरा बर्फ से ढका रहता था, पहली बार अब ग्रीनलैंड में ऐसी जगह दिख रही है जो हरी भरी होने लग गई। ग्रीनलैंड सही में ग्रीन दिख रहा है थोड़ा बहुत। आज तक नहीं दिखता था। हाँ, तो बर्फ जिस तरीके से पिघलती जा रही, क्लाइमेट चेंज तो सच है। राइट। और ऐसे चांसेस तो हैं, लेकिन एकदम वैसा जैसा 2000 मूवी में बताया, 2012 मूवी में बताया, वो होना इज वेरी लेस लाइकली। राइट। सो मैं आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल देख रहा था, तो उसमें इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज, बहुत सारे ऐसे आपने रील्स बनाए थे। सो आपका इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ इस तरह की चीज़ें बनाने में? बचपन से ही बहुत ज़्यादा शौक था कि ये स्टार्स कैसे हैं, काम करते हैं, ये क्या है, यूनिवर्स क्या है, ये सारी चीज़ों को लेके बहुत क्यूरियस था। हम कजन्स लोग इकट्ठा होते तो बोलता था मैं साइंटिस्ट बनूंगा। हम ये सब बातें करते थे। फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट जो है थोड़ा डिफाइन होता गया, यूनिवर्स के साइड थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ता गया, फिजिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट आया, और यही सारी चीज़ें बढ़ती गई। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम मैंने 8th क्लास में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था। पूरी समझ में तो नहीं आई मुझे, लेकिन जितनी बहुत भी समझ में आई, बहुत मज़ा आया पढ़ने में। तो वही इंटरेस्ट कंटिन्यू होते होते फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी है, मुझे इसी में ही अपनी स्टडीज़ करनी है। तो फिर मैंने अपना बैचलर्स और मास्टर्स उसमें किया। फिर एक टाइम मेरे दिमाग में आया कि साइंस इस तरीके इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ है, मुझे साइंस पर रिसर्च करना पसंद है, जो मैं अभी भी कर रहा हूँ और मैं कंटिन्यूसली करता रहूँगा। लेकिन ये लगा कि इसको स्टडी करने का क्या फ़ायदा जब हम लोगों के आसपास लोग दुनिया को उस तरीके से देख ही नहीं पा रहे हैं। साइंस क्या ब्यूटीफुल चीज़ है, फिजिक्स क्या ब्यूटीफुल चीज़ है, वो तो बताएं। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना अब जो टाइम है, रिसर्च तो रहेगा ही, लेकिन मैं मेनली साइंस को कम्युनिकेट करने के लिए फोकस करूंगा। तो अभी मेरी जो भी पूरी लाइफ का गोल चल रहा है वो साइंस को अच्छे से कम्युनिकेट करने के अराउंड चल रहा है। राइट। वो चीज़ आप काफ़ी अच्छे से कर भी रहे हो, आपके चैनल पे सारी चीज़ें हैं। सो अगर आप लोग को इंटरेस्ट है इस तरह के टॉपिक्स पे वीडियोस देखने का, रील्स देखने का, टाइम कम है तो डेफिनेटली शॉर्ट्स के साथ आप जा सकते हो। सो वहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हो, समझ सकते हो कि इनकी बेसिक चीज़ें बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाई जाती हैं। सो काफ़ी अच्छा लगा वो सारा कंटेंट आपका देख के। तो मैंने सोचा चलो इन्हें अप्रोच करते हैं और पॉडकास्ट पे बुलाते हैं थोड़ी डिटेल में बात करने के लिए। सो कोई और स्टोरी आप शेयर करना चाहोगे इससे रिलेटेड जो हमने अभी तक नहीं बात की, जिसके बारे में भी? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर। राइट। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन हम लोग 9th-10th क्लास में आई गेस पढ़ लेते हैं। 11th-12th क्लास में, बैचलर्स में सब लोग एनर्जी कंजर्वेशन तो सच ही होता है। राइट। लेट मी ब्रेक द मिथ, नहीं ऐसा नहीं होता है। एनर्जी कंजर्वेशन बहुत ही स्पेसिफिक केस में होल्ड करता है, जो हम लोग आसपास देख रहे हैं यहाँ होल्ड करता है। जब हम लोग पूरे ब्रह्मांड के स्केल में देखेंगे ना, मैंने क्या बताया, ब्रह्मांड फैलता जा रहा है। राइट। फैलता जा रहा है तो कंटिन्यूसली नया स्पेस इंट्रोड्यूस होता जा रहा है। और हम लोगों को साइंटिफिकली ये पता है कि ये स्पेस की भी कुछ एनर्जी होती है, जिसे हम लोग वैक्यूम एनर्जी कहते हैं। तो ये एनर्जी कहाँ से आ रही है फिर? कंटिन्यूसली अगर ब्रह्मांड फैल रहा है, कुछ तो आ रहा है। राइट। स्पेस तो बन ही रहा है, तो स्पेस बन रहा है तो एनर्जी आ रही है। तो यहाँ तो एनर्जी कंजर्वेशन फेल हो गई। ऐसे ही जब हम लोग कॉस्मोलॉजिकल स्केल में अलग अलग तरीके से बात करते हैं तो एनर्जी कंजर्वेशन गलत हो जाती है। तो ये मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा था जब मैंने पढ़ा था कि जिस चीज़ को हम लोग फिजिक्स का एकदम कॉर्नर स्टोन लेके चलते हैं, एकदम बेस लेकर चलते हैं, वही हिल गया। आई थिंक ऐसे आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, क्योंकि साइंस धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है और बहुत सारी ऐसी थियरीज हैं जो टाइम के साथ हम रियलाइज़ करेंगे। क्योंकि साइंस में भी स्टार्ट हुआ है, आप देख सकते हो कि कितने ही साल हुए हैं स्टार्ट हुए, 100 साल 200 साल, जो बहुत छोटा टाइम पीरियड है। अगर हम पूरी यूनिवर्स के बेसिस पे अगर इसे देखें तो यूनिवर्स का टाइम देखें, कितने साल पुराना हमारा यूनिवर्स है, और उसके बेसिस पे अगर हम ये टाइम देखें तो बहुत छोटा सा पॉइंट भी नहीं है एक। तो आई थिंक हाँ, इन फ्यूचर बहुत सारे ऐसे रूल्स आएंगे जिसमें हमारी पिछली जो थियरीज थी, जो एक्सपेरिमेंट्स थे, वो गलत प्रूव हो जाएंगे। सो यही था आज का एपिसोड। कैसा लगा आपको? बहुत मज़ा आया ये सारी चीज़ें बात करने में। मुझे खुद को काफ़ी सारी चीज़ें एकदम क्लिक होती जा रही थी कि कितना फैसिनेटिंग है हमारा यूनिवर्स। राइट। और आई थिंक ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे लोग सुनना भी पसंद करते हैं, और अगर कोई ढंग से समझाए बताए तो मज़ा भी आता है उससे बताने में भी और दूसरे को सुनने में भी।
तो आई थिंक ये हमारा पहला एपिसोड था, लास्ट नहीं, इसके बाद भी हम और एपिसोड्स करेंगे जिसमें किसी पर्टिकुलर टॉपिक में डीप डाइव कर सकते हैं, जिसमें भी ज़्यादा कमेंट आएंगे जिस टॉपिक के बारे में। सो बहुत सारे टॉपिक्स हमने कवर किए, इसमें बहुत डिटेल नहीं गए हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। तो ये पॉडकास्ट कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना, और बताना कि किस टॉपिक पे आपको दूसरा जो एपिसोड है वो चाहिए। साथ ही में मैं इनका इंस्टाग्राम का लिंक, यूट्यूब का लिंक, सारा जो भी आईडीज़ हैं इनकी, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। सो आप जाके वहाँ से फॉलो कर सकते हो, इनके कंटेंट को देख सकते हो। फॉलो करके हमेशा इनकी स्टोरीज पे चीज़ें दिखती रहती हैं इस तरह की, सो आप वहाँ से जाके देख सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ पॉडकास्ट। मिलते हैं नए पॉडकास्ट में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।